सुप्रीम कोर्ट जी ताहयात नाअहली केस में बहुत वॾा पॉइंट्स अॼु साम्हूं आया। हिकिड़ो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब खयो ऐं चयो त अगरि अॼु क़ाइद आज़म जीअरो हुजे हा त उहो बि नाअहल हुजे हा। ॿियो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जी स्टेटमेंट वॾी इंपॉर्टेंट आहे। हुननि जो चवणु हुयो कि अगरि को माण्हू क़त्ल जो मुजरिम हुजे, मुलज़िम हुजे, को माण्हू बग़ावत जो मुजरिम हुजे, तो छा हुनजी बि माफ़ी थी वेंदी 5 सालनि खां पोइ ऐं हो सियासत में अची सघे थो ऐं वॾनि उहिदनि ते वेही सघे थो? यकीनन डिस्कशन कंदासीं। साथ गॾु मौजूद आहिनि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा अगवान मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी मंजूर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने अपना कीमती वक्त आवाज़ टीवी और स्ट्रेट फॉरवर्ड के लिए निकाला। सर, जो आज ताहयात नाअहली केस में 2 जुमले बड़े इंपॉर्टेंट हैं सर, कि एक कि अगर आज कायदे आज़म होते तो वो भी नाअहल होते, और दूसरा कि कत्ल और गद्दारी जैसे जुर्म में कुछ अरसे की सजा काटने के बाद क्या वो शख्स भी दोबारा अहल हो सकता है सियासत में आने के लिए? थोड़ी आप इसके ऊपर सर अपनी सियासी बसीरत से रोशनी डालिएगा प्लीज। देखिए, पहली तो बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हम ज़ाती तौर पर भी इस चीज के खिलाफ हैं कि आप अदालतों के जरिए लोगों के रास्ते रोकें। कब से शुरू हुए एब्डो लगा, फिर कौन कौन सी चीजें हुई, ज़िया-उल-हक का दौर देखा, फिर अयूब खान का दौर देखा, फिर याया खान का दौर देखा, फिर मुशर्रफ का दौर देखा, फिर और सियासी हुकूमतों के अदवार देखे, अदालतों ने किस किस तरह से क्या क्या किया। अब अगर पीपल्स पार्टी ने 58(2)B खत्म कर दी तो अदालत का रास्ता निकाल लिया, वहां से प्राइम मिनिस्टर्स को निकाला जाता रहा, फिर नाअहलियां और फिर इस किस्म के हालात। न कल हम इसके हक में थे कि आप अदालतों के जरिए किसी को नाअहल करें, ना आज हम इस हक में हैं कि अदालतों के जरिए किसी को नाअहल करें। ये 2 जो सेंटेंस हैं ये तो बुनियादी तौर पर इनकी अपनी अहमियत है और ये किसी हद तक दुरुस्त भी हैं कि बिल्कुल वो जो 58 ज़िया-उल-हक के दौर में जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूजन की गई, या जो ज़िया-उल-हक के दौर में आइन के अंदर जो एक मखसूस नुक्ता नजर से तरामीम की गई, सादिक और अमीन, उनका अपना रेफरेंडम था, उसको अगर देखें तो रेफरेंडम में क्या था कि अगर आप इस्लाम चाहते हैं तो 5 साल के लिए मैं सदर हूं। इसी तरह की ये नाअहलियां डाल दी हैं, जिसको दिल करे उठाकर बाहर फेंक दो। बुनियादी तौर पर 85 के जो इलेक्शन थे उसमें वो चाहते थे कि सियासी जमातें हिस्सा ना दें, और कुछ सियासी जमातों ने इंक्लूडिंग मुस्तफा जतोई साहब और बाकी लोगों ने बिल्कुल ज़िया-उल-हक का उस वक्त साथ दिया। मोतबा नहीं चाहती थी कि वो इलेक्शन का बाइकआउट करें, लेकिन उससे भुट्टो भी नहीं चाहती थी, तो वो हो गया, जिसकी वजह से एक ऐसी असेंबली आई जिसके नतीजे हम आज भी भुगत रहे हैं। और क्या सर कत्ल के मुर्तकिब और गद्दारी के मुर्तकिब लोग भी सजा काटने के बाद सियासत में आ सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, नो प्रॉब्लम आपकी नजर में? नहीं, मैं नहीं समझता। वो दोनों बिल्कुल एक सेपरेट चीजें, उनको अलग ही रहना चाहिए, उनको अलग ही रहना चाहिए। और सर अदालतों में यकीनन आज बहुत सारे और भी इंपॉर्टेंट केसेस थे, उनके ऊपर भी आपकी मैं राय जानना चाहूंगा। जो जबरी गुमशुदगी वाला केस है उसके ऊपर भी आज बात हुई और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को कल तलब कर लिया गया है, और हम जानते हैं कि मुस्लिम लीग नून के मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने भी कल फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये कहा था कि ये जबरी गुमशुदगियां नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान की रियासत को इन पाकिस्तानियों को बाजियाब कराना चाहिए। लेकिन लग ऐसा रहा है कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो हम भी काफ़ी वक्त से सुनते आए हैं, जबरी गुमशुदगी का मसला, मिसिंग पर्सनस का मसला, पर कोई हल नहीं कर पा रहा। आपको लगता है कि सर अदालतों के जरिए क्या इस मसले का हल वाकई मुमकिन है भी या नहीं? चौधरी साहब देखिए, अदालत अगर किस लेवल तक जाती है ये डिपेंड करता है। ओके, ये एक बहुत ही संजीदा और सीरियस मसला है जो फैलता चला जा रहा है। ठीक, पहले बलूचिस्तान में था, फिर KPK में चला गया, फिर सिंध आ गया, फिर गिलगित बल्तिस्तान चला गया, कश्मीर चला गया, पंजाब भी आ गया। तो जो ये समझ रहा था कि मैं बच जाऊंगा, मुझे क्या जरूरत है बोलने की, आवाज उठाने की, सो अल्टीमेटली वो सारे उसमें आ गए। अब इसमें देखना होगा कि क्यों आप लोगों का, कब तक आप इस तरह से, इसके भी कई पहलू हैं। आप सबको एक लाठी से नहीं हाँक सकते। कौन सी डिसअपीयरेंस है, कौन सी गुमशुदगी है, उसके क्या मकासद हैं, और फिर जब इब्तदाई तौर पर जो कमीशन बने उन्होंने कुछ ना किया तो नतीजा क्या आज निकला है। आज बिल्कुल उसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत से छोटे छोटे मकासद के लिए भी
अगर ये होना शुरू हो जाएगा तो फिर कैसे चलेगा? सर एक और बड़ा केस था आज, सर आज एक और बड़ा केस था। इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत हुई और अपील उन्होंने दायर की थी। जो रिटर्निंग अफसर की तैनाती पेशावर हाई कोर्ट ने मुअत्तल की थी, उसके ऊपर अपील दायर की सुप्रीम कोर्ट में। तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस के रिमार्क सर मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप फिर उसके ऊपर अपना कमेंट दीजिएगा। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि समझ नहीं आ रही इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर कैसे अदालतें फैसला कर रही हैं। ये बड़ी अजीब बात है कि आप चाहते हैं पूरा इलेक्शन रुक जाए, समझ नहीं आती गैर जरूरी दरखास्तें कौन दायर करता है। लेकिन इससे भी बड़ी बात जो कही चौधरी साहब चीफ जस्टिस ने, लगता है इलेक्शन रोकने के लिए हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये वो चीफ जस्टिस कह रहा है चौधरी साहब जिसने कुछ दिनों पहले खबर यह आई थी कि अगर किसी को शक भी हो कि इलेक्शंस नहीं होंगे तो उसका इजहार ना करे सिवाय कि अपनी बीवी से। तो वही चीफ जस्टिस आज ये कह रहा है कि इलेक्शन को रोकने के लिए हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, शक का इजहार कर रहा है। तो यकीनन इससे दो चीजें वाज़ेह हो रही हैं, एक तो इलेक्शंस रोकने की कोशिश भी हो रही है और दूसरा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सुने बगैर अदालतें ऐसे फैसले दे रही हैं जो कि इलेक्शंस के रास्ते में रुकावट बन रही हैं। सर देखिए, बात तो चीफ जस्टिस साहब ने ठीक कही है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। बताइए, इलेक्शन कमीशन क्या अपना रोल प्ले कर रहा है कि जिस तरह से कागजात पे नामजदगी को मुस्तरद होना है या जिस किस्म की यहाँ पे और हर जगह पे जो इंसामिया रोल प्ले कर रही है, इलेक्शन कमीशन किधर सोया हुआ है क्या? अगर डिप्टी कमिश्नर डीआरओ हो सकता है तो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर डीआरओ क्यों नहीं हो सकता? अगर वो डीआरओ हो और उसके नीचे मतलब मेरे जिले की 4 एनए की सीटें हैं, एआरओ आरओ उसके अपने हो तो नीचे एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उनकी सपोर्ट के लिए आए, जिसको मर्जी जो मर्जी कर ले, ऊपर वो बैठे होंगे, वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। अगर अच्छा इलेक्शन होगा तो उनकी शाबाश भी उन्हें मिलेगी, अगर बुरा इलेक्शन होगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होगी। और अगर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं करवा सकता तो और काम क्या है उसका? यकीनन यही उसका मैंडेट है, यही उसका आईनी काम है। लेकिन सैडली देखा यह जा रहा है कि सर आइन के तहत, इलेक्शन एक्ट के तहत जो करप्ट प्रैक्टिसेस होती हैं उनको रोकना भी इलेक्शन कमीशन का काम है। आपने जिक्र कर दिया सर कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का, तो तारीख साज 3200 कागजात मुस्तरद हुए हैं। इस्लामाबाद में को 45%, 209 में से 93 मुस्तरद हो गए हैं। अख्तर मेंगल साहब ने ओपनली कह दिया है कि जो रिजेक्शन हुई है इसके पीछे भी कोई चाल चली जा रही है। पीटीआई भी यही कह रही है। मुस्लिम लीग नून के मुशाहिद हुसैन सैयद ने भी कह दिया कि इतनी बड़ी रिजेक्शन सोचने की बात है कि क्या हो रहा है। और फैफिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क एक बहुत बड़ा इदारा है जिसने ये मुतालबा किया है कि ये जो रिजेक्ट हुए हैं पेपर्स, ये इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पे शाया करे कि किस किस के रिजेक्ट हुए हैं और क्यों रिजेक्ट हुए हैं, वजह भी साथ लिखे। और सियासतदान अब ये मुतालबा कर रहे हैं कि अगर आरओज डीआरओज ने कोई काम ऐसा किया है जो उनको नहीं करना चाहिए था, गलत पेपर्स रिजेक्ट किए तो उनको सजा भी मिलनी चाहिए। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल मैं यही कह रहा हूं कि सर आई एम सो सॉरी चौधरी साहब, माजरत माजरत माजरत, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद आपसे आके किसी सवाल का जवाब लूंगा। एक ब्रेक लेते हैं, डिस्कशन जारी रहती ताकत ना मंच हो। वली तांग जना से भली कहा टू स्ट्रेट फॉरवर्ड। चौधरी साहब, मैंने आपसे सवाल पूछा था, जो कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं 3200, ज्यादातर सियासतदान कह रहे हैं कि साजिश का हिस्सा है और जिन आरओज ने गलत काम किया है उनको सजा मिलनी चाहिए और इलेक्शन कमीशन डिटेल्स अपनी वेबसाइट पर शाया करे। ये फैफिन का मुतालबा है। प्लीज रिस्पॉन्ड, आपका मौकिफ क्या है सर इसके ऊपर? बिल्कुल, जब एक प्रोसेस फेयर एंड फ्री होगा तो उसके नतीजे में आप हर चीज जो है वो वेबसाइट पर डालें, बताएं कि किस जिले में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा और कितने लोगों को और क्यों खारिज किए गए। ये सारी चीजें सामने आनी चाहिए, क्यों नहीं आनी चाहिए? क्या आप भी सर अग्री करते हैं कि ये प्री पोल मैनिपुलेशन, प्री पोल मनूवरिंग का हिस्सा आपको लग रही है? ना सिर्फ हिस्सा लग रही है बल्कि ये पूरी प्री पोल रिगिंग और प्री पोल मैन्यूवरिंग है जो इस वक्त जारी है। सर आखिर में आपसे सवाल पूछना चाहूंगा चौधरी साहब, बिलावल भुट्टो साहब के हवाले से। बिलावल भुट्टो साहब पे बड़ी तनकीद हुई कि उन्होंने कराची से कोई कागजात जमा नहीं कराए, स्पेशली लियारी से। चाहते तो वो लाहौर से भी करते, लियारी से भी करते, लेकिन जोर सारा जो है NA 127 के ऊपर दिया जा रहा है और लाहौर में मुकाबला करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। और इस वक्त लाहौर में 3 दिन के लिए वहाँ पे रहेंगे, क़याम करेंगे और इंतखाबी मुहिम का वो अपनी आगाज़ कर चुके हैं। क्या मुश्किल होगा बिलावल साहब के लिए सर लाहौर में मुकाबला करना?
देखिए, पहली बात यह है कि नए कानून के तहत आप सिर्फ 2 सीटों से इलेक्शन लड़ सकते हैं, इससे ज्यादा से नहीं। पिछले 18 में ऐसा नहीं। पर चौधरी साहब, कितने सारे सियासतदान हैं जो 4-4 हल्कों से फाइल करके बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे? नहीं, फाइल करना और बात। अच्छा, आप फाइल करके तो फिर वापस लेना और बात है। आप सिर्फ 2 हल्कों से लड़ सकते हैं। जाहिर है एक लाड़काना से लड़ेंगे और एक या कराची से लड़ लेते या लाहौर से लड़ लेते। तो लाहौर चूंकि एक चैलेंज समझ कर आए हैं, पीपल्स पार्टी एक चैलेंज समझ रही है और चैलेंज समझ कर आई है, हमें इलेक्शन जीतना है और ये बताना है और ये दिखाना है कि किस तरह से लाहौर में और पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी को मारा गया है। तो उसके लिए हम सब तैयार हैं। हम भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं अपने हल्के से लड़ रहा हूँ, बाकी लोग भी लड़ रहे हैं। सर आज एक खबर आर्टिकल इंतखाब किया गया। राइट सर, चौधरी साहब आज एक खबर डॉन अखबार में लगी हुई है पेज 2 पर ही, और उसने बताया है कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सियासी घराना है फैसलाबाद का, जो कि अब सियासत में नहीं आ रहा। जिक्र हो रहा है सर चौधरी नज़ीर अहमद कोहिस्तानिया साहब का, और उनका हम जानते हैं कि उनकी पूरी डिटेल भी लिखी हुई है कि बहुत बड़ा खानदान, 15 टेक्सटाइल मिलें उनकी, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस, और कितनी बार इलेक्शन लड़ चुके हैं। 79 में सर इन्होंने सियासत में आगाज किया था, ज़िया-उल हक के मार्शल लॉ में, चेयरमैन लयालपुर डिस्ट्रिक्ट 87 to 90, MNA रहे हैं 85, 88, 90 में, 3 बेटे, तीनों MPA, शाहिद नज़ीर, जाहिद नज़ीर, आसिम नज़ीर, और इस पूरे खानदान को सर ऑफर हुई PMLN की टिकट कि आप लड़ें इलेक्शन, लेकिन इन्होंने वो इलेक्शन टिकट रिजेक्ट कर दी और वजह ये बताई कि ये आजकल जो हालात हैं इसमें इलेक्शन लड़ना फजूल है, वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज है, क्योंकि आने वाली असेंबली बहुत थोड़े वक्त की होगी। आप सर इसको खबर को कैसे देखते हैं? देखिए, ये इस खबर, पहली तो बात ये है कि ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा घराना है वहाँ पे, और एक बात बरादरी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ तक ये है, ये उनका एनालिसिस है, ये इस एनालिसिस से बहुत सारे लोग इत्तेफाक भी कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि बज़ाहिर तो कोई पार्टी वाज़ेह अक्सरियत अगर नहीं लेती है तो एक मुश्किल है, एक क्योस होगा। सवाए पीपल्स पार्टी के तो फिर बाकी कोई गवर्नमेंट भी नहीं बना पाएगी, क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी एक ऐसी जमात है जो बाकी किसी भी जमात के साथ मिलकर, जो बिलावल भुट्टो कहते हैं कि हम सियासी इख्तलाफ को जाती दुश्मनी में नहीं तब्दील करना चाहते, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करती है। देखिए, आज भी उनका जो जेस्चर था, वो सोमरो साहब के घर गए उनकी बेटी की डेथ पे, वो उनके मुकाबले में वहां पे इलेक्शन लड़ते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिनको देखना होगा। तो पीपल्स पार्टी मुझे लग रहा है कि आने वाले इलेक्शन में गवर्नमेंट बनाएगी। वो इस तरह मैं कोई खला में बात नहीं कर रहा, हम कोई कराची भी आधे से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं इस वक्त, सिंध के अंदर भी आपके सामने सारे हालात हैं। अगर हम 50 के करीब सीटें सिंध से ले लें, 50 हमने टारगेट की हैं पंजाब से, 48 में से आधी से ज्यादा निकल आएंगे हमारी साउथ पंजाब से, बाकी सारा सेंट्रल पंजाब है। फिर उसके बाद बलूचिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है, वहां से आधी से ज्यादा सीटें पीपल्स पार्टी लेगी। और फिर उसके बाद अगर आप आ जाए KPK में, तो वहां पे 2008 वाले हालात हमें आज नजर आ रहे हैं। तो उससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो ही 80 से ऊपर जाती है, 100 की बात की है, बिलावल साहब ने मुझे सेंचुरी दें, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही बनाए। सर लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कभी मिली नहीं। मुराद अली शाह साहब ने आज ये नैरेटिव दोहराया। मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं, सर लेट मी कंप्लीट प्लीज सर, मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि सर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत बुरी है उनके इलाके में, DI खान, टांक, लकी मरवत, और वो तो अपनी इंतखाबी मुहिम चला ही नहीं पा रहे, उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। PTI वैसे ही जबरी गुमशुदगी और पकड़ धकड़ और 9 मई के अंदर बहुत बड़ी मुश्किलात का शिकार है। अब उन पर यह भी देखना है कि उनको बल्ला मिलेगा या नहीं। उनके चेयरमैन कहते हैं हम बिना बल्ले के भी तैयार हैं इलेक्शन, उनको भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। एक ऐसे मुल्क में जहां पर 80% पॉलिटिकल पार्टी, सियासी जमातें 80% ये कह रही हों कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, लेकिन फिर भी इंतखाबी मुहिम चल रही है और मुकाबले के लिए तैयारी पूरी है और एम्बिशन भी नजर आ रहा है, ऑप्टिमिज्म भी नजर आ रहा है। बड़ी अजीब सी बात नहीं लगती चौधरी साहब आपको ये? नहीं, देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इलेक्शन के बाइकआउट की कभी सपोर्ट नहीं करती। 79 में जब शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को शहीद किया गया, तो उसके फौरी बाद ज़िया-उल हक ने इलेक्शंस करवाए थे, बल्दियाती इलेक्शंस करवाए थे लोकल बॉडीज। तो पीपल्स पार्टी ने उसमें भी बावजूद इसके कि पूरी पाबंदियां थी, लड़ने नहीं दिया जाता था,
सैकड़ों क्या हजारों लोग गिरफ्तार थे, लेकिन उसके बावजूद पीपल्स पार्टी ने उसमें अवाम दोस्त के नाम से हिस्सा लिया था और जीती थी हर जगह से, कराची से लेकर पिंडी, हर जगह से, लाहौर, हर जगह से पीपल्स पार्टी जीत गई थी। तो हम ये कहते हैं कि इस वक्त भी, और फिर उसके बाद अगर आप 2008 की बात करें, 7 में मोहतरमा पे जब कराची में हमला हुआ था, उसके बाद कोई शक रह गया था? पीपल्स पार्टी ने नहीं कहा था, हमारे सैकड़ों लोग शहीद हुए थे, ठीक सर, हमले, मुसलसल हमले हो रहे थे। मोहतरमा बेनजीर ने एक बार भी, बिल्कुल सही कह रहे हैं चौधरी साहब, पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुकाबला किया। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी मंजूर साहब, आप अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला है। अब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाई, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इकबाल जफर झगड़ा साहब। इकबाल साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर, आपने अपना कीमती वक्त आवाज़ टीवी और स्ट्रेट फॉरवर्ड के लिए निकाला। मेरा पहला सवाल आपसे ये है सर, ऑफकोर्स ताहयात नाअहली केस के हवाले से क्या आपको लगता है होगा, क्योंकि अब अगली तारीख, अगली समात जुमेरात को है और वाजे कर दिया है चीफ जस्टिस ने कि वो फैसला भी सुनाएंगे और उसी दिन जो वकला हजरात हैं अपने दलाइल भी पेश करेंगे इस हवाले से कि ताहयात नाअहली क्यों होनी चाहिए, क्यों ज़रूरी है। और यकीनन ये वो तलवार है जो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी लटक रही है, बड़ी मुश्किलात का सामना उन्हें करना पड़ सकता है इस ताहयात नाअहली के लिए। और हम ये भी जानते हैं कि आज ही के दिन नैब ने दरख्वास्त डाल दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जो उनकी सजाओं में 10 साल की नाअहली थी उसको भी 5 साल कर दिया जाए। आज ही के दिन सर मंसूर अली शाह साहब कहते हैं कि कोई अगर कौम का गद्दार हो, कोई कातिल हो, बड़े जुर्म का मुर्तकिब हो, क्या उसको भी हम माफ कर दें और नाअहली खत्म हो जाए और वो सियासत में वापस आके अहम ओहदों पर बैठ जाए। आप सर अपने सियासी ओपिनियन में अपना रिव्यू बताइए सर इस पूरी सूरत हाल का। जी झगड़ा साहब, आप ऑन एयर हैं, प्लीज कंटिन्यू सर, जवाब दीजिए। अच्छा, ऐसी मैंने कहा शायद आप और किसी से वो नहीं, मैं आप ही से पूछ रहा था झगड़ा साहब, आप ही। वेलकम सर, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, जरा वो करते मुझे रिपीट कर दें सर। ताहयात नाअहली की तलवार नवाज शरीफ पर लटक रही है, अब भी जुमेरात को फैसला होगा। आज के दिन ही नैब ने 10 साल की ताहयात नाअहली को भी 5 साल करने की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डाल दी है और लोग यही कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब के लिए प्रोटोकॉल और माहौल और सारे दरवाजे खोले जा रहे हैं और उनको लाडला बनाया जा रहा है और उनके हक में फैसला आ जाएगा। आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं झगड़ा साहब? देखिए जी, ये जो लोग कहते हैं कि उनको लाडला बनाया जा रहा है, ये तो वही लोग कह रहे हैं जिनको नाअहली का सामना है और जिन्होंने नाअहली, मैं कभी किसी के खिलाफ बात नहीं करता, लेकिन अगर आप ऐसी हरकतें कर लें जिससे कि अदलिया आपको नाअहल करे तो उसमें जाहिर है कि हम ये तो नहीं कहेंगे कि अदलिया का फैसला गलत है। अदलिया के फैसले को हमेशा नवाज शरीफ ने बहुत अहमियत दी है और कभी ये नहीं कहा कि ये गलत फैसला है, बल्कि उसकी कमजोरियों की निशानदेही जरूर की है और अपील की है। लेकिन सर नवाज शरीफ साहब तो साबिक चीफ जस्टिस की एहतसाब की बात कर रहे थे। नहीं, देखिए जी, वो मैंने आपको बताया ना, एहतसाब की बात वो इस तरह नहीं करते हैं। वो यही कहते हैं बड़े अच्छे अंदाज में हर एक को वो कहते हैं। मैंने आपको कहा कि गलत फैसले को ये नहीं कहते कि ये गलत फैसला है और ये इसका एहतसाब होना चाहिए, और वो ये कहते हैं कि ये फैसला है और इसमें ये कमजोरियां हैं। कानून के मुताबिक अगर एहतसाब बनता है तो एहतसाब भी हो जाए। कानून को वो हमेशा अहमियत देते हैं। वो कहते हैं कि हर एक बात जो कानून के मुताबिक नहीं है, आइन और कानून को हमेशा उन्होंने टॉप प्रायोरिटी दी है और ये कहा है कि इसमें कोई भी हम सौदेबाजी नहीं कर सकते। आइन हमारा वो डॉक्यूमेंट है जिसे सेक्रेट डॉक्यूमेंट कहा जाएगा और इसको हमेशा अहम अहमियत की निगाह से देखा जाएगा। अगर इसको हमने अहमियत नहीं दी तो यकीन करें हम ऐसे मसाइल में फंस जाएंगे कि हमें फिर रास्ता नजर नहीं आएगा। हम उस झगड़ा साहब पहुंच जाएंगे जब बिल्कुल ठीक सर, बंद गली में आ जाएंगे। 73 से पहले बंद गली नजर आती थी, 73 के बाद अल्लाह ने आइन दिया तो कुछ रास्ते बने हैं। राइट सर। सर आपके कलीग हैं, PMLN के सेनेटर हैं, सेनेट की दिफा कमेटी के चेयरमैन हैं, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, किसी तारफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान की बड़ी मशहूर शख्सियत है। उन्होंने जो सेनेट में कल बात की है सर, जब वो अपना इजहार ख्याल कर रहे थे,
और वो अपने कमेंट्स दे रहे थे। जो रिजेक्शन हुई है ना 3200 पेपर्स कागजात नामजदगी जो आरओज ने रिजेक्ट किए हैं, उसके ऊपर अपने तासुरात का इजहार कर रहे थे और कह रहे थे कि अगर हमने सियासी जमातों को कमजोर किया तो फेडरेशन कमजोर हो जाएगी। हमें अपनी पुरानी गलतियों से सीखना होगा, उन्हें दोहराना नहीं होगा। और ये भी याद दिलाया कि आरटीएस कैसे बैठा था, रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम, और अब भी ऐसा ना हो जाए। और यकीनन ये भी कहा कि जो ये जबरी गुमशुदगियां हैं ये भी गलत हैं, नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। क्या आप सर अग्री करते हैं कि जो हुआ, रिजेक्शन हुई कागजात नामजदगी की, चाहे वो पीटीआई के साथ या किसी और जमात के साथ या किसी आजाद उम्मीदवार के साथ, जिस तरीके से हुई वो गलत हुई सर? जी, मैं सबसे पहले तो आपने रेफरेंस दिया मुशाहिद हुसैन साहब का। मुशाहिद हुसैन मेरे वो भाई हैं जिनके साथ मेरा रोज़ियाबत से साथ रहा है और बहुत अहम ओहदों पे हम साथ रहे हैं, डिफेंस कमिटीज में हम रहे हैं, और बड़े अहम डॉक्यूमेंट जो हैं वो हमारे नजर से गुजरे हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को देख लें, मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स। लेकिन आज जो आपने उनका रेफरेंस दिया है, तो मैं ये कहता हूँ कि उनकी बात जो है ना, उसमें तो मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि उसने ये बात जो कही है ये गलत है या कमजोर है, बल्कि मैं उसकी तायद करता हूँ कि ये जो कुछ है रिजेक्शन वाली बातें हमारे कायद भी नहीं मानते। वो कहते हैं अगर जमात इस मुल्क में सियासत के नाम से आई है और वो अगर कोई गलत रास्ता इख्तियार करती है तो उसकी निशानदेही जरूर करें, लेकिन उसको ये मत करें कि उसको सियासत में हिस्सा लेने से ही बाहर कर दें और उनके लोगों को ये रिजेक्शन भी शुरू हो जा रही चीजें। इन चीजों को जरा बड़े अच्छे अंदाज से देखना पड़ेगा और आईन और कानून को मद्देनजर रखते हुए, हाँ अगर आईन और कानून उसकी इजाजत उनको नहीं देता तो वो जाहिर है कि उसमें हम कोई भी मेरे ख्याल में कि ये नहीं कहेगा कि ये गलत फैसला हो गया या गलत बात हो गई। लेकिन सियासी मैदान में किसी को बगैर किसी वजह के विदाउट एनी गुड रीजन आप उनको रोक लें, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। हम इसके हक में हरगिज नहीं है। हमेशा नून ने कहा है कि हम कभी भी किसी को बाहर नहीं होना, चाहे वो छोटी पार्टी है या बड़ी पार्टी है, उसका अपना एक हक बनता है, उसको मैदान में आने दे और जो कहना है उसने वो बेशक स्टेज पर कहे, जलसों में कहे, सड़कों पर कहे, ये उसका हक है कि वो सियासी हक अपना किस तरह लेना चाहते। हुजूर, एक ऐसे सियासी माहौल में झगड़ा साहब कि जहां 90% पार्टियां कह रही हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, वहां हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने भी आज बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया कि इलेक्शन को रोकने के लिए हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अजहर सिद्दीक साहब को वेलकम करूंगा सर, हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में। अजहर सिद्दीक साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर, बड़े शुक्रगुजार हैं आपकी कीमती वक्त का। आपके पास अजहर साहब मैं आ रहा हूं, पहले जवाब ले लूं मैं झगड़ा साहब से। झगड़ा साहब, चीफ जस्टिस ने कह दिया कि इलेक्शंस को रोकने के लिए हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, आपको भी ऐसे ही लग रहा है सर? जी, चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनका मैं बहुत एहतराम भी करता हूँ, बिकॉज आई एक्सपेक्ट लॉट फ्रॉम हिम। ही इज वन ऑफ दोज चीफ जस्टिस दैट वी हैव वर्कड। मैं कहता हूँ ये हमारी खुशकिस्मती है अदलिया की कि जस्टिस फायद ईसा जैसे चीफ जस्टिस हमें अल्लाह ताला ने फराहम किया है। और इसका पास भी मैं तो इनके साथ रह चुका हूँ और मैं तो इनके कोर्ट्स में पेश भी हो चुका हूँ और भुगत भी चुका हूँ, और जो गलत बात होती थी हमेशा गलत कहा है और जो सही बात है उस पर स्टैंड लिया है। अगर उस पर कोई नाराज होता है तब भी, आज अगर नवाज शरीफ के खिलाफ कोई बात आती है और वो समझते हैं कि ये हाँ बाकी उन्होंने गलत किया, तो वो ये कभी नहीं कहेंगे कि नहीं जी नवाज शरीफ को जाने नहीं है, ये तो लाडला बच्चा है। ये लाडले वाडले की ये तो ड्रामे हैं, ये ड्रामा। नवाज शरीफ ना कभी कहता है कि मुझे लाडला बना है और ना कभी बना है। ठीक सर। उसने हमेशा जेल भी गुजारी है, उसने अपनी मरती हुए बेगम को वलायत पे छोड़कर बड़ी कुर्बानी है, यहाँ पहुंचा है। ये बहुत बड़ी कुर्बानियां हैं जी, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। राइट झगड़ा साहब। अब मैं अजहर सिद्दीक साहब आपसे गुजारिश करूंगा कि यकीनन
अदालती कार्रवाइयों पे आपका कमेंट मैं जानना चाह रहा था। आज अदालतों में जो हुआ ताहयात नाअहली के हवाले से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात तो सब कर रहे हैं, लेकिन राइट हम कनेक्ट करने वाले हैं अजहर सिद्दीक साहब से। कुछ कनेक्शन का प्रॉब्लम आ रहा है। इकबाल जफर झगड़ा साहब, अब जो इलेक्शन के हालात, इलेक्शन कमीशन का किरदार, निगरां हुकूमत के अफकार हमारे सामने है, वाज़े है। ऐसे हालात में तमाम तर वजन, तमाम तर जिम्मेदारियां इस वक्त निज़ाम ने, रियासत ने अदलिया के कांधों पर डाल दी है। और अदलिया जहां ऑलरेडी 22 लाख केसेस पेंडिंग हो, वहां यकीनन हम अप्रिशिएट तो करते हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस का किरदार और उनका स्पीडी जस्टिस, और जिस तरीके से वो केस उठा रहे हैं, लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, मैं तो सलाम पेश करता हूं उन्हें। लेकिन इससे हमारी नाकामी आया नहीं हो जाती, वाजे नहीं हो जाती कि हम रियासत के तौर पे हमारा निज़ाम मुकम्मल तौर पे कोलैप्स हो चुका है, फेल हो चुका है, सियासी, मुआशी, मुआशरती, और अब हम अदलिया के पास जाते हैं कि हमें इंसाफ दे दो। सर देखिए जी, मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूं कि आपने एक जो नुक्ता उठाया है, जो मैं अपने हर एक टॉक शो में करता हूं, वो ये है कि जी जिस तरीके से हमारी मुआशी हालत खराब हो रही है, जब तक हम अपनी मईशत को ठीक नहीं करेंगे, ये हमारा एक बुनियादी एक जरूरत है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो अपने पांव पे खड़ी हो, और मुल्क में ये जो आपके कर्जे हैं, आज वो कर्जों में आप पहुंच गए हैं जो दुनिया में मेरे ख्याल में हमारा पाकिस्तान कर्जदार मुल्कों में 5वें नंबर पे है, कुछ इस तरह है, बल्कि अभी तो कहते हैं कि टॉप पे पहुंच चुका है। तो ये बड़ी अफसोस की सूरत हाल है, और उसके लिए मईशत जो है वो ये हमारा पहला वो होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए ठीक करना इसको। शहबाज शरीफ साहब ने देखिए प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने यही निशानदेही की थी कि देखिए जी हमारी कमजोरी जो है वो मईशत है, इसको ठीक करें, तमाम ठीक हो जाएंगे। और उसके लिए सबको इकट्ठा बिठाने के लिए उन्होंने दरखास्त की थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करें, आए बैठे, और जो नेशनल इंटरेस्ट की चीजें हैं उनको हम अहमियत दें, नेशनल इंटरेस्ट को सुप्रीम करें, सेल्फ इंटरेस्ट को सेकेंडरी करें। ये हमारा हाल है। जब तक हमारा नेशनल इंटरेस्ट हम सुप्रीम नहीं करेंगे, कुछ नहीं बनेगा। राइट झगड़ा साहब, सेल्फ इंटरेस्ट को हमें सेकेंडरी करना, नेशनल इंटरेस्ट सबसे पहले, कौमी मफाद। अजहर सिद्दीक साहब, इफ यू कैन हियर मी सर, आज मेरी नजर में तो बड़ा तारीख साज दिन था सर सुप्रीम कोर्ट का, आपकी नजर में भी होगा यकीनन। आप सबसे, आपके लिए इंपॉर्टेंट हाईलाइट, सबसे इंपॉर्टेंट रिमार्क आज क्या था? कायदे आजम भी नाअहल होते अगर आज होते। राइट, कुछ टेक्निकल ग्लिच है, अजहर साहब को शायद मेरी आवाज आ नहीं रही। झगड़ा साहब, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी कर दी आखिर में, मुआशी हालत। वर्ल्ड बैंक सर बहुत बड़ा इदारा है, हमें कर्जा भी देता रहता है, बहुत सारे प्रोग्रामों को फंड भी करता रहता है। उनके कंट्री डायरेक्टर ने कह दिया कि हमारा मुआशी निज़ाम नाकाम था, है और रहेगा, क्योंकि सिस्टम फेल हो चुका है, सिस्टम को बदलना होगा। अब मईशत की बात करें तो हम देखते हैं कि आर्मी चीफ ने बड़े इकदाम किए मईशत को पैरों पर खड़ा करने के लिए, इवन दो कि ये सियासतदानों की जिम्मेदारी थी, लेकिन वो फेल हो गए, तो फिर आर्मी चीफ को इंटरवीन करना पड़ा और मईशत को बचाना पड़ा। अब सवाल यह है कि सर जो आने वाली हुकूमत है वो मईशत को कैसे बचाएगी? क्या यही कर्जों के दलदल में हम रहेंगे? क्योंकि जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो यही कह रहे हैं कि इलेक्शन के बाद और मुश्किलात आएंगी। एक मुश्किल तो यह है कि झगड़ा साहब के कोई रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा, झगड़ा शुरू हो जाएगा, एहतजाज एहतजाज, धरना धरना। दूसरी मुश्किल यह आएगी कि मुआशी हालात ऐसे हैं कि हम थोड़ा भी अब मजीद झटका मुआशी तौर पर अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। ऐसे में स्टेबिलिटी कैसे आएगी झगड़ा साहब? एब्सोल्युटली जी, मैं यही आपको कह रहा हूं, मैं फिर रिपीट करूंगा कि नेशनल इंटरेस्ट जो है उसको सुप्रीम करें जनाब अली। नेशनल इंटरेस्ट सुप्रीम होगा तो आपके तमाम मसाइल हल होंगे, जब तक वो नहीं होगा आप कुछ नहीं कर सकेंगे। आज हमें तकलीफ यही हो रही है कि जहां पर हमें अपना फायदा नजर आता है। सर नवाज शरीफ साहब नेशनल इंटरेस्ट को कैसे प्रमोट करेंगे और उसको राइज करेंगे? देखिए जी, उन्होंने, अल्लाह का करम है, ये नहीं कि मैं नून से हूँ इसलिए
उनकी तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन वो एक ऐसी शख्सियत है जिसकी आज तमाम पाकिस्तान ये तस्लीम कर रहा है। वो लोग तस्लीम कर रहे हैं जो एक दिन कह रहे थे कि नहीं जी ये ऐसे हैं और वैसे हैं और ये पार्टी अच्छी है और फलानी अच्छी है। आज सब तस्लीम कर रहे हैं कि अगर इस मुल्क को बचाना है तो नवाज शरीफ को लाना है, नून की हुकूमत पाकिस्तान में लेकर आनी है, फिर नवाज शरीफ इन द सीट है, वजीर आजम नवाज शरीफ बनेगा। ये एक आवाज है। और ये तो आपको मालूम है कि जो बात आवाम में फैल जाती है, आवाज खल्क को नकारा है खुदा समझो, ठीक, कोई छुपी हुई बात नहीं पर सर नून लीग का रोड मैप नहीं आया ना। लोग यही डर रहे हैं कि दोबारा इसहाक डार आ जाएंगे, दोबारा बोलेंगे डॉलर 200 पे रोक लूंगा, दोबारा उसी तरह के दावे वादे और होंगे और आखिर में IMF प्रोग्राम कर्जा। देखिए जी, डार साहब रोड मैप ने एक वक्त गुजारा है और उसमें इंसान से गलतियां जरूर होती हैं, इंसान खता का पुतला है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन डार साहब ने जो अच्छे काम किए वो भी तो याद किया जाए ना, उनको भी याद करना चाहिए। आपकी 18th अमेंडमेंट आज दुनिया की है, आज का चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में उनका जो है अहम किरदार था। मैं था सेक्रेटरी जनरल में था ERD का, लेकिन उसमें माशाल्लाह जो किरदार डार साहब ने किया था वो किसी से ढका छुपा तो नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल ज़फर जगरा साहब, आप अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। आखिर में यही चेंदुम कि सियासी पार्टी ने वही वही गालियों करण लाए, पर जेस ताईं ता एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंटेशन जो रोड मैप कोड ॾींदा ॿुधाईंदा हुन खे हे असां कीअं अचीव कंदासीं, हिन स्टेज ताईं कीअं पहुचंदासीं, आवाम खे ख़बर आहे। ये सब लॉलीपॉप्स आहिनि। मूंखे इजाज़त ॾियो, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।